तो आज जानेंगे कि भारत के पहले मुस्लिम राजवंश की शुरुआत कैसे हुई, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई और दिल्ली सल्तनत के इस पहले राजवंश का अंत कैसे हुआ। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आप सब सेफ और सुरक्षित होंगे और कोरोना में अपने घर और परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, शुरुआत होती है साल 1192 से। 1192 में जब बैटल ऑफ तराइन हुआ, यानी तराइन का दूसरा युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, तो इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई और इसके बाद मोहम्मद गोरी ने पहले के दूसरे मुस्लिम आक्रमणकारियों की तरह यहाँ से धन लूट कर बाहर जाने की बजाय यहीं पर एक साम्राज्य की नींव डाली और यहाँ पर जो उसने इलाके जीते थे उसे अपने तुर्की ममलूक गुलाम के हवाले कर दिया, जिसे वो गुलाम गवर्न कर सके उन इलाकों को। और इस तरह दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी और मोहम्मद गोरी खुद वापस गजनी चला गया। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा और दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। आसान शब्दों में कहें तो दिल्ली सल्तनत उत्तर भारत का पहला इस्लामिक साम्राज्य था जिसकी नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हालांकि इसकी शुरुआत तो एक तरह से कह सकते हैं मोहम्मद गोरी ने की थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इस दिल्ली सल्तनत का शासन भारत के एक बड़े हिस्से पर 320 सालों तक चला, 1206 से 1526 तक, और इसका केंद्र था दिल्ली। दिल्ली सल्तनत में असल में किसी एक राजवंश का शासन नहीं चला, इसमें 5 अलग अलग राजवंशों ने हुकूमत की और इन 5 में से पहला राजवंश था ममलूक वंश, जिसका रूल चला 84 सालों तक। कुतुबुद्दीन ऐबक असल में एक तुर्की ममलूक था। ममलूक शब्द का मतलब ही होता है दास या गुलाम, और इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था उन गैर अरबी मुसलमानों के लिए जो अरबी मुस्लिम राज्यों में नौकरी किया करते थे या फिर एज अ सोल्जर, एक सिपाही के तौर पर लड़ा करते थे। इसीलिए दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश को ममलूक वंश या गुलाम वंश कहा गया और इसमें हुए टोटल 10 शासक। ऐबक ने कलिंजर, महोबा, खजुराहो वगैरह को जीता, गजनी और मुल्तान में विद्रोह को दबाया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई और अगला सुल्तान बना आराम शाह, जिसका कत्ल कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने। तो साल 1210 में दिल्ली सल्तनत का तीसरा सुल्तान बना इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के सुल्तान बनते ही अली मर्दन खान ने बिहार और बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया और वहां पर स्वतंत्र रूप से राज करने लगा। इसके अलावा कुबाचा खान, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही एक गुलाम था, उसने मुल्तान को स्वतंत्र घोषित कर दिया और लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। इनके अलावा भारत में राजपूतों ने ग्वालियर और कलिंजर को स्वतंत्र घोषित कर दिया और वहां से और साथ ही पूर्वी राजस्थान से तुर्कियों को बाहर निकाल दिया और इस पूरे क्षेत्र पर उन्होंने वापस से रूल शुरू कर दिया। इल्तुतमिश ने नॉर्थ वेस्ट से यानी उत्तर पश्चिम से अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। उसने लाहौर को जीता, कुबाचा खान को हराकर मुल्तान और ऊच, जो अब पाकिस्तान में है, उसे अपने कब्जे में किया और दिल्ली सल्तनत एक बार फिर सिंध तक फैल गया। सही मायनों में अगर आप इतिहास पढ़ें तो इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद गियाजुद्दीन बिहार और बंगाल का सुल्तान बन गया और वहां पर रूल करने लगा, लेकिन इल्तुतमिश के बेटे से गियाजुद्दीन का 1226-27 में युद्ध हुआ, जिसमें उसकी हार हुई और बंगाल और बिहार एक बार फिर से दिल्ली सल्तनत में मिल गए। इस बीच पूर्वी बंगाल में सेना वंश के राजा और उड़ीसा और कामरूप के जो हिंदू राजा थे उनकी जंग गियाजुद्दीन से चलती रहती और साथ ही ये जो हिंदू राजा थे ये दिल्ली सल्तनत को भी चुनौती देते रहते। अब दूसरी तरफ इल्तुतमिश ने जालौर और रणथंबोर को जीतने के लिए अपनी सेनाएं भेजी। इसी के साथ इल्तुतमिश ने मेवाड़ की जो राजधानी थी नागड़ा, उस पर हमला किया, लेकिन वहां पर उसे हार का सामना करना पड़ा क्योंकि गुजरात के जो चालुक्य राजा थे उन्होंने मेवाड़ की मदद करने के लिए अपनी सेना सही समय पर भेज दी थी। इल्तुतमिश ने चालुक्यों के खिलाफ बदला लेने के लिए आर्मी भेजी, पर वहां भी उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1236 में रुकुद्दीन फिरोज
सुल्तान बना। पर उसके बारे में जानना इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसने ऐसा कुछ खास किया भी नहीं दिल्ली सल्तनत में। हमेशा वो ढीला ढाला ही रूल उसका रहा और उसने ज़्यादातर अपना वक्त हमेशा शराब और अय्याशी में ही बिताया, जिसके चलते अंत में चहलगानियों ने उसकी हत्या करवा दी। अब चहलगानी कौन थे इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब इल्तुतमिश जब बूढ़ा होने लगा तो उसे ये चिंता सताने लगी कि उसके बाद इस इतने बड़े साम्राज्य को, दिल्ली सल्तनत को कौन संभालेगा, क्योंकि इल्तुतमिश को अपने बेटों पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं था या उनकी काबिलियत पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो इस सल्तनत को संभाल सकते हैं। ऐसे में उसने अपनी बेटी रज़िया को सुल्तान बनाने का या सुल्ताना बनाने का निर्णय लिया। और इस पूरे निर्णय में जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थे उलेमाओं और तुर्की अमीरों को मनाकर आखिर रज़िया को सुल्तान या सुल्ताना बना दिया गया। रज़िया ने भी अपनी काबिलियत को साबित किया और 1236 में गद्दी पर बैठी। रज़िया सुल्तान के शासनकाल में जो एक सबसे बड़ी चीज़ हुई, जिसका असर बाद में भी देखने को मिला, वो ये थी कि सुल्तान और तुर्की अमीरों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। असल में तुर्की अमीरों का एक समूह, एक समिति होती थी जिसमें 40 अमीर होते थे, जिसलिए उन्हें चहलगानी भी कहते थे। ये जो चहलगानी थे ये सुल्तान की तरफ से राज्य का या सल्तनत का कार्यभार संभालते थे। अब इल्तुतमिश की मौत के बाद ये चाहते थे कि अगला सुल्तान जो भी बने वो कोई ऐसा हो जिसे कंट्रोल कर सके या जो एक कठपुतली की तरह इनके लिए काम कर सके। रज़िया को ये सब मंजूर नहीं था। अब रज़िया ने जब दिल्ली सल्तनत में बड़े बड़े पदों पर गैर तुर्की लोगों को नियुक्त करना शुरू किया तो रज़िया को इन चहलगानियों का काफ़ी ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा। इन्होंने रज़िया से ये तक कहा कि वो अपनी औरत होने की हद को पार कर रही हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई ताकतवर महिला किसी बड़ी पोजीशन पे होती है और उसके आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि एक औरत हमारे ऊपर कैसे काम कर रही है, तो अक्सर उस औरत के चरित्र पर उंगली उठाने लगते हैं या फिर उसे बदनाम करने के लिए तरह तरह की कहानियाँ बताने लगते हैं। और कुछ ऐसा ही रज़िया सुल्ताना के साथ भी हुआ। तुर्की अमीर अब ये आरोप लगाने लगे कि रज़िया के एक हबशी याकूत खान के साथ नज़दीकी संबंध है जो अस्तबल की देखरेख करता था। खैर, अब हुआ ये कि लाहौर और सिरहिंद में विद्रोह छिड़ गया। रज़िया निकली और उन्होंने लाहौर के गवर्नर को हराया और विद्रोह को दबा दिया। 1240 में वो दिल्ली वापस लौटी तो पता चला कि ताबरहिंडा में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया है। वो ताबरहिंडा पहुंची और वहीं उनको कैद कर लिया गया और यहीं याकूत की हत्या भी कर दी गई। रज़िया की गिरफ्तार होते ही दिल्ली में अमीरों ने रज़िया के सौतेले भाई मुइजुद्दीन बहराम को सुल्तान बना दिया। इधर कहानी में दिलचस्प मोड़ ये आया कि अल्तुनिया जिसने रज़िया को कैद किया था उसे रज़िया से ही प्यार हो गया। उन्होंने शादी कर ली और 1240 में ही इन लोगों ने मिलकर दोनों ने दिल्ली पर हमला किया, लेकिन मुइजुद्दीन बहराम की सेना से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वो वापस वहाँ से निकले, कैथल पहुँचे और कैथल में ही कहते हैं कि विद्रोहियों ने या बागियों ने या फिर डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। दिल्ली सल्तनत का छठा सुल्तान मुइजुद्दीन बहराम था, जिसका रूल चला सिर्फ 1240 से 1242 तक। उसके शासनकाल के दौरान चहलगानी जो थे वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गए। वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। इससे राज्य में भी, सल्तनत में भी काफ़ी ज़्यादा अराजकता फैलती गई। इसके बाद हुआ ये कि मंगोलों ने पंजाब पर हमला कर दिया और लाहौर को पूरी तरह से लूट लिया और लगभग बहुत हद तक लाहौर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। बहराम में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इन मंगोलों का सामना कर सके और इसी के चलते अंत में चहलगानियों ने बहराम को कैद किया और साल 1242 में उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सुल्तान बना अलाउद्दीन मसूद, जो रज़िया का भतीजा था और इल्तुतमिश का पोता था। उसका रूल चला 1242 से 1246 तक। वो भी चहलगानियों के हाथ की कठपुतली ही था और ज़्यादातर वक्त शराब और अय्याशी में ही रहता था। बाद में जब उसने चहलगानियों का विरोध करने की कोशिश की तो चहलगानियों ने उसे सत्ता से बेदखल कर दिया, गद्दी से हटा दिया और अगला सुल्तान बना दिया नसीरुद्दीन महमूद को। उसका रूल चला लगभग अगले 20 सालों तक, 1265 तक। कहते हैं कि काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का
व्यक्ति था वो। ज़्यादातर वक्त उसका लोगों की भलाई में, लोगों की मदद में ही जाता था और वो कार्यभार सल्तनत का नहीं संभालता था। जो असल व्यक्ति था जो पूरी दिल्ली सल्तनत को इस वक्त संभाल रहा था वो नसीरुद्दीन फिरोज शाह का एक सहायक था जिसे नायब कहा जाता था और जिसका नाम था गियाजुद्दीन बलबन। अब गियाजुद्दीन बलबन ने काफ़ी राजनीति की, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा सुल्तान बनने के लिए। उसने अपनी बेटी की शादी नसीरुद्दीन महमूद से कर दी, अपना एक अलग ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को मजबूत करता गया और अपने विद्रोहियों को एक एक करके रास्ते से हटाता गया। 1265 में जब नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि इसके पीछे भी गियाजुद्दीन बलबन का ही हाथ था और आखिरकार बलबन सुल्तान बन गया। गियाजुद्दीन बलबन का रूल चला अगले 21 वर्षों तक, यानी 1286 तक। बलबन काफ़ी स्ट्रिक्टली रूल करता था, बहुत ही ज़्यादा सख्ती से, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता था। पर ये फैक्ट है कि बलबन के वक्त में ही दिल्ली सल्तनत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत और सेंट्रलाइज्ड हुई। बलबन ही वो था जिसने आखिरकार छलगानियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, उनको तोड़ दिया और इसी के साथ उसकी कोशिश रही कि उसके राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रहे और अराजकता ना फैले। उसने सैनिकों की कई चौकियां बना रखी थी जिससे कहीं भी विद्रोह या कोई अराजकता ना हो। उसने जासूसों का भी एक नेटवर्क बनाया जिससे पता लगता रहे कि राज्य में कहाँ क्या हो रहा है और उसने मंगोल से भी कई युद्ध किए। क्योंकि बलबन एक राजवंश का नहीं था, उसमें कोई राजसी खून नहीं था, इसलिए उसने खुद को ईरान के एक मिथकीय राजा अफरासियाब का वंशज बताया। और एक दिलचस्प बात यहाँ ये है कि आज के जो भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश के मुस्लिम्स हैं वो खुद को इन सल्तनत से या इनके सुल्तानों से काफ़ी ज़्यादा जोड़ कर देखते हैं। बल्कि सच ये है कि उस वक्त ये जो सुल्तान होते थे वो काफ़ी ज़्यादा भेदभाव करते थे भारत के मुसलमानों से भी। जैसा कि अभी आपने देखा था कि गैर तुर्की लोगों को या मुसलमानों को नौकरी नहीं दी जाती थी, उसी तरह से जो बलबन था उसने भी ये बात बहुत ही साफ तौर पर कह रखी थी कि जो भारतीय मुसलमान हैं उन्हें ऊंचे पदों पर कोई भी काम नहीं दिया जाएगा, यानी कोई भी बड़े पद पर नौकरी भारतीय मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। अब 10वां सुल्तान दिल्ली सल्तनत का बना मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकाबाद, जिसका रूल चला 1287 से 1290 तक। 18 साल के कैकाबाद ने बहुत ज़्यादा अच्छे से रूल नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा ढीला ढाला रहा, बहुत ज़्यादा अच्छे से उसने शासन को नहीं संभाला। बाद में 1290 में उसे लकवा भी मार गया, जिसके बाद उसके बेटे शमसुद्दीन को गद्दी पर बैठाया गया। इसी वक्त कैकाबाद के अंदर एक खिलजी अफसर अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा था, नाम था जलालुद्दीन खिलजी। अब एक एक करके ममलूक अमीरों और अफसरों का कत्ल होने लगा और आखिरकार कैकाबाद का भी कत्ल हो गया और इन सब के पीछे था जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने गद्दी पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश खिलजी वंश की और इसी के साथ ममलूक वंश का अंत हो गया। इतिहास के इसी तरह के पहलुओं को जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और इस कोरोना काल में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।